नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे उपसहसंयोजी यौगिक वाले चैप्टर का। ये थर्ड पार्ट है और हम अभी चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की। क्वेश्चन बैंक से आपके जो है बोर्ड में अधिकतर क्वेश्चन बैठने की पूरी संभावना रहेगी, तो कम से कम क्वेश्चन बैंक के तो सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर ही लें। चलिए, इसी कड़ी में हम आज चर्चा करते हैं। ये इन क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। इन क्वेश्चन के ऊपर, ये वाले क्वेश्चन के लिए चर्चा हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कर ली थी। 2 लेक्चर इस यूनिट के पहले हमने पढ़ लिए हैं। हम आगे पढ़ते हैं। चलिए, सब बात करते हैं लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। लिगेंड से किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक होता है, जैसे कि ये है NiCO4। इसमें ये जो है, इसको अपन क्या कह रहे हैं, अपन लिगेंड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इसको लिगेंड कह रहे हैं। जैसे कि ये लिखा मैंने K4FeCN6, K4FeCN6 में ये क्या है, लिगेंड है। इसको क्या कह रहे हैं, अपन लिगेंड कह रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड होते हैं, अलग अलग प्रकार के लिगेंड होते हैं। होता क्या है कि लिगेंड जो है, इनके पास ये तो यहाँ तो फिर ऋणावेशित होते हैं या फिर उदासीन अणु होते हैं। इनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है बेटा जी? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट रहता है। और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये किसको देते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु को। तो ये जो है, इसको कहते हैं सेंट्रल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु। सेंट्रल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो ये जो लिगेंड जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ मोनोडेंटेड हैं, बाईडेंटेड हैं, ट्राईडेंटेड है, पॉलीडेंटेड है। डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होते हैं। चलिए डेफिनेशन से देखते हैं लिगेंड्स की। संकुल यौगिकों में, ये संकुल यौगिकों है, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धात्विक आयन से जुड़े आयन अथवा अणु लिगेंड कहलाते हैं। केंद्रीय धातु है ना, केंद्रीय धात्विक आयन से जुड़े आयन अथवा अणु क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास देने के लिए। इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं देने के लिए, या तो फिर ऋणावेश के रूप में होते हैं या फिर लोन पेयर के रूप में होते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे अमोनिया लिगेंड का काम कर रहा है, ये उदासीन अणु है, लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर है। लोन पेयर किसको देता है? ये मेटल को दे रहा है। ऐसे बहुत सारे ऋणावेशित स्पीशीज होती है, जैसे CN-, OH-, Cl-, Br-, ऑल ओवर। ये किसका काम करेंगे? लिगेंड का काम करेंगे। लिगेंड सामान्यतः ध्रुवीय अणु, जैसे अमोनिया H2O, ये ध्रुवीय अणु है ना, उदासीन अणु आदि होते हैं। अथवा Cl-, OH-, CN- आदि जैसे ऋणायन होते हैं, जिनके पास संयोजी कोश में एकल इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। लिगेंड में वह परमाणु जिस पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो क्या कहलाता है? दाता परमाणु। वो क्या कहलाता है? दाता परमाणु। किसी लिगेंड में एक से अधिक दाता परमाणु हो सकते हैं। कोई भी लिगेंड है उसमें एक से अधिक दाता परमाणु हो सकते हैं। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड को अलग अलग प्रकार से बताया गया है। मोनोडेंटेड, जिनमें एक दाता परमाणु हो। बाईडेंटेड, द्वितंतुर लिगेंड, जिनमें 2 दाता परमाणु हो। ट्राईडेंटेड, जिनमें क्या हो? 3 दाता परमाणु हो। टेट्राडेंटेड, जिनमें 4 दाता परमाणु हो। हेक्साडेंटेड, जिनमें 6 दाता परमाणु हो। एक से अधिक दाता परमाणु वाले लिगेंड को सामूहिक रूप से पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं, है ना। एक से अधिक दाता परमाणु वाले लिगेंड को सामूहिक रूप से वापस क्या कह सकते हैं आप? पॉलीडेंटेड लिगेंड कह सकते हो। तो ये है लिगेंड की डेफिनेशंस। लिगेंड क्या है? अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स होते हैं। आगे बात करें, ये लिगेंड्स की आपके लिए विभिन्न प्रकार के लिगेंड हैं और लिगेंड में आपके लिए एग्जाम्पल्स शामिल हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसके ऊपर 0 आवेश है। ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक ही दाता परमाणु है, इनके ऊपर एक ऋणावेश है, एक ऋणावेश है। इसको भी क्या कह रहे हैं बेटा जी? अपन मोनोडेंटेड लिगेंड कह रहे हैं। बाईडेंटेड, ये दोनों, ये यहाँ पर ये दाता परमाणु है, ये दाता परमाणु है, मेटल को ये दोनों दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। ऑक्जेलेट है ना, इसको ऑक्जेलेट कहते हैं। ग्लाइसिनेट आयन है ना, एक यहाँ से दे सकता है मेटल को, यहाँ से दे सकता है, ये ग्लाइसिनेट आयन बाईडेंटेड है, लेकिन इसके ऊपर चार्जेस क्या है? एक माइनस आवेश है। इसी प्रकार से ये बाईडेंटेड लिगेंड है, 0 आवेश है, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन इस यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है। ये दोनों जगह से मेटल को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है।
इसके ऊपर भी शून्य आवेश है, ट्राइडेंटेड है। मेटल को कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं? मेटल को मिल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक तो यहाँ से, एक तो यहाँ से मेटल को इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, एक यहाँ से मेटल को मिल सकता है, और यहाँ से मेटल को इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गया। आवेश कोई चार्ज नहीं दिख रहा है इस पर, नेगेटिव चार्ज वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, तो शून्य आवेश है। डाईएथिल ट्राइएमीन किस टाइप का है? ये भी टेट्राडेंटेड। देखो टेट्राडेंटेड है, ये पूरा लिगेंड है, ये पूरा लिगेंड है। इसमें 4 परमाणु दाता का काम कर रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये 4 नाइट्रोजन दाता का काम कर रहे हैं। तो इसको कह दूंगा मैं टेट्राडेंटेड। शून्य आवेश है, कोई चार्जेस नहीं दिख रहा। टेट्राएथिलीन ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन है इसका नाम। नेक्स्ट ये है EDTA। EDTA इसमें 6 परमाणु दाता का काम कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है मेटल को, यहाँ से दे सकता है, यहाँ से दे सकता है, यहाँ से दे सकता है, यहाँ से। तो 6 जगह से अपने को इलेक्ट्रॉन युग्म मिल रहे हैं। तो 4 जगह तो ऋणावेश के रूप में इलेक्ट्रॉन युग्म मिल रहे हैं, और 2 जगह एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में मिल रहे हैं। टोटल इस पर -4 चार्ज है। और किस टाइप का लिगेंड है ये? हेक्साडेंटेड लिगेंड है। समझ में आया? हेक्साडेंटेड लिगेंड। आगे बढ़े, तो ये लिगेंड्स हो गए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उभयदंती लिगेंड किसे कहते हैं? ढेर सारे एग्जाम्पल बता दिए अपनों ने। उभयदंती लिगेंड किसे कहते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड से क्या तात्पर्य है? एम्बिडेंटेड लिगेंड तो कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं। ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड है, लेकिन एक टाइम पे भैया तू अगर मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो मैं नहीं बनाऊंगा, तू बना ले भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक से अधिक दाता परमाणु हैं ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपसहसहजी परमाणु होते हैं, उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे NO2- में नाइट्रोजन भी दाता है और ऑक्सीजन भी है। तो मेटल के साथ में या तो फिर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन नहीं बना रहा है तो या नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा मेटल को। तो एक टाइम में एक ही दे रहा है, दोनों नहीं दे रहे हैं। तो इस टाइप ये है मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु या उपसहसहजी परमाणु होते हैं, उभयदंती लिगेंड के लिए। जैसे NO2- में लिगेंड N अथवा ऑक्सीजन में से किसी भी परमाणु से उपसहसहजी बंध उपसहसंयोजन कर सकता है। ऐसे CN- में कार्बन या फिर नाइट्रोजन, NCS- में सल्फर या फिर नाइट्रोजन, H2O3 में भी ये। तो ये उभयदंती लिगेंड के एग्जाम्पल है, या फिर सल्फर या फिर ऑक्सीजन। तो इनको क्या कहते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपसहसहजी परमाणु होते हैं, उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने हाजिर हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए हो आते। एक क्वेश्चन आपके छूट गया है, वो करवा देता हूं पहले। ये क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन चल रहा है, एक एक टॉपिक करवा रहा हूं मैं आपको आराम से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है ये एक तरह से। कहां पर छूट गया था? अरे ऊपर चले गए। एक ये 7वां क्वेश्चन आपके छूटा हुआ था बेटा जी। आपके सामने निम्न में से धनायनी, ऋणायनी तथा उदासीन संकर यौगिक कौन कौन से हैं? इन संकर यौगिकों में आपको धनायन, ऋणायन तथा उदासीन संकर यौगिकों को छांटना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें कि ये जो NiCO4 है ये न्यूट्रल है। चलो यही से शुरुआत करते हैं। K2HgI4, K2HgI4 पोटेशियम टेट्राआइडोमर्क्यूरेट नाम है। ये जो डिवाइड होगा, किस में डिवाइड हो जाएगा? आंशिक वियोजन होता संकुल यौगिक होगा तो 2K+ और प्लस HgI4 2-। तो ये कौन सा संकुल हो गया? ऋणावेशित, नेगेटिव संकुल यौगिक हो गया। कौन सा हो गया? नेगेटिव हो गया। ऐसे CONH3 6Cl3, तो इसमें Cl3 3Cl- के रूप में निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस संकुल पे हो जाएगा।
तो ये धनावेशित संकुल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धनावेशित संकुल हो जाएगा। इसमें देखेंगे अपन K4FeCN6 में, तो 4K+ निकलेगा, यहाँ पर 4K+ निकल जाएगा, तो इसके ऊपर क्या बचेगा? FeCN6, ये बच जाएगा FeCN6 और 4-, तो ये वाला जो है नेगेटिव संकुल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। इसकी बात करें NiCO4 में, तो ये न्यूट्रल होगा, यहाँ पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो ये न्यूट्रल संकुल हो गया। मेरी बात समझे आप? ये न्यूट्रल हो गया। ऐसे ही ये भी न्यूट्रल होगा, ये भी न्यूट्रल होगा, ये भी उदासीन संकुल होगा, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आ रहा है, तो ये वाला पॉजिटिव होगा। कैसे होगा? ये जो FeH2O6 और ये Cl3, तो Cl3- निकलेगा, 3Cl- निकल जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये FeH2O6 और ये 3+, तो ये धनावेशित संकुल होगा। मेरी बात समझे आप? कौन सा संकुल धनावेशित है, कौन सा संकुल ऋणावेशित है? लॉजिकली तरीके से देखो, 3 इडियट के वायरस की तरह नहीं देखना कि भैया रट लेंगे हम तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाद में जब एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस करोगे वहाँ दिक्कत आ जाएगी। चलिए, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव संकुल यौगिक है। अब बाकी और क्वेश्चन बचे हैं। अपनों ने एम्बीडेंटेट के बारे में पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, द्विक्लवन किसे कहते हैं, इनके 3 उदाहरण दीजिए। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बाकी हमने देख चुके हैं। इनमें से अणुचुंबकीय है जबकि प्रतिचुंबकीय है, तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन ये अणुचुंबकीय, ये प्रतिचुंबकीय, तो भैया अणुचुंबकीय है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अणुचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय बात करें, भैया इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? युग्मित हैं, ये प्रतिचुंबकीय है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, युग्मित और अयुग्मित, यहाँ से कॉन्सेप्ट बैठ रहा है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो वाला आयन या संकुल यौगिक क्या होगा? अणुचुंबकीय होगा। चलिए आगे पढ़ लिया, ये लिगेंड्स के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया, लिगेंड्स पढ़ लिए, लिगेंड्स के टाइप्स पढ़ लिए, विभिन्न प्रकार के लिगेंड हमने जानकारी ले ली, और हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा? एम्बीडेंटेट लिगेंड, यहाँ होगा एम्बीडेंटेट लिगेंड। उभयदंती लिगेंड पढ़ लिया है। किलेट लिगेंड किसे कहते हैं? हम बात करें किलेट लिगेंड, तो किलेट में क्या होता है कि कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड है, पॉलीडेंटेट लिगेंड या हेक्साडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो जब कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है और साइकिल बन रही है, चक्र बन रहा है, तो उसको क्या कह देंगे? उसको किलेट कह देंगे सामूहिक रूप से। मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ पर ये लिगेंड्स हैं, क्या है? ये लिगेंड्स हैं। केंद्रीय धातु अथवा धातु आयन के संपर्क में आया और ये इस तरीके से जुड़ गए, और यहाँ पर ये साइकिल बन गई, साइकिल चक्र, मतलब इधर से कोई घुस नहीं सकता है। कुल मिला के यहाँ पर एक साइकिल बन गई है, और साइकिल जो बनी है, ये साइकिल यहाँ पे एक साइकिल इधर, एक साइकिल इधर, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? किलेट कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, मेरी बात सुनना, धातु अथवा धातु आयन के साथ संयोग कर जब कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड चक्रीय संरचना वाला अणु बनाता है, धातु अथवा धातु आयन के साथ संयोग कर जब कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड चक्रीय संरचना वाला अणु बनाता है, तो इसे किलेट कहते हैं। और इस प्रकार के लिगेंड को किलेटी लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार के लिगेंड को किलेटी लिगेंड कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल आपके सामने फिट हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल लिए अपनों ने, कितने लिए बेटा? 2 मॉलिक्यूल। तो इसको मैं ऐसे ये जो जुड़ रहा है कैसे? ये 2 मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल देखो, ये CH3, C डबल बॉन्ड N और ये OH, CH3C डबल बॉन्ड NOH। यहाँ पर ये बॉन्ड बना लिया मैंने, और ये लिखा मैंने CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये लिख रहा हूँ मैं O। ठीक है, इस नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ऐसे ही इधर जा रहा है, और यहाँ पर बैठ गया अपने Ni 2+ लिया, एक्चुअल में NiCl2 होगा, तो
तो NiCl2 में से Na2+ निकल गया, Na2+ निकल गया, 2Cl- और 2H+ निकले, तो -2H+, है ना, -2H+ निकलेंगे, है ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निकाला आप लोगों ने, ऐसे निकाला, एक हाइड्रोजन तो यहाँ का निकल गया। अब यहाँ का यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ये तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बन गया। सेम ऐसे ही इसको उल्टा करके लिख दो उस साइड में, ये लिख दिया मैंने, ये N डबल बॉन्ड, इसको अपोजिट साइड में लिखो, ऑक्सीजन, ये C, और ये भैया लिखा मैंने CH3, ये बॉन्ड बनाया, और इधर लिख रहा हूँ मैं CH3, और ये डबल बॉन्ड N, और इधर OH लिखा, इसमें इधर OH लिखूँगा, और ये बॉन्ड इधर बन जाएगा, और ये साझेदारी से ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। तो ये तो उपसहसहजी बंद है और ये साझेदारी वाले बॉन्ड है यहाँ पर, और ये बन गया किलेट बन गया। ये 2 मॉलिक्यूल उठाए अपनों ने, Na2+ के साथ रिएक्शन करवाई, तो डाईमेथिल ग्लाइएक्सिम किलेटी लिगेंड है, निकिल डाईमेथिल ग्लाइएक्सिम बना, निकिल डाईमेथिल ग्लाइएक्सिम बना। निकिल डाईमेथिल ग्लाइएक्सिम एक किलेट है, क्या है बेटा जी, एक किलेट। ओके, बहुत बढ़िया बात है, समझदार बच्चे हैं, सब समझ जाते हैं जल्दी से एक ही बार में। चलिए आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है, द्विक लवण किसे कहते हैं, डबल सॉल्ट किसे कहते हैं। तो संकुल यौगिकों के बारे में तो आप भलीभांति परिचित हो चुके हो, जैसे जिनका आंशिक वियोजन होता है, जैसे K4APCN6, ये एक संकुल यौगिक है। NiCO4 एक संकुल यौगिक है, ये संकुल यौगिक है। और ये जो है इसको क्या कहते हैं, ये है द्विक लवण, जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, है ना, पूरी तरह से। यहाँ पर 2K+ निकल गया है, एल्यूमिनियम अलग हो गया है Al3+ के रूप में, SO4 अलग निकल गया है, H2 अलग निकल गया, पूरी तरह से वियोजन हो गया। तो वे आणविक यौगिक होते हैं जो क्रिस्टली रूप में तो स्थायी होते हैं, ये क्रिस्टली फॉर्म में, ये क्रिस्टली फॉर्म में, तो क्रिस्टली रूप में तो स्थायी होते हैं। K2SO4 डॉट लगेगा यहाँ पे, सॉरी प्लस नहीं डॉट, K2SO4 डॉट है, Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। तो वे आणविक यौगिक जो क्रिस्टली रूप में तो स्थायी होते हैं किंतु विलेय अवस्था में अपने अवयवी घटकों में टूट जाते हैं। विलेय अवस्था में अपने अवयवी, जिन अवयवों से मिलकर ये बना हुआ है, तो विलेय अवस्था में अपने अवयवी घटकों में टूट जाते हैं। जैसे ही कहीं पे छोड़ेंगे अलग अलग घूमने निकल जाएंगे, किसी शहर में गए तो, है ना, गांव में तो सब एक हैं, लेकिन शहर में चले गए तो सब अलग अलग हो गए। तो विलयन में यौगिक के घटक आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। विलयन में यौगिक के घटक, पोटेशियम का अलग टेस्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम का हो जाएगा, SO4 का हो जाएगा, H2O, सब अलग अलग टेस्ट हो जाएंगे। K+, Al3+ तथा SO4 आयन मिलते हैं। उदाहरण पोटाश एलम, ये पोटाश एलम है। पोटाश एलम को जल में विलय करने पर K+, Al3+ तथा SO4 आयन मिलते हैं तथा इन आयनों का गुणात्मक परीक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार मोहर लवण तथा कार्नेलाइट भी द्विक लवण के उदाहरण हैं। समझ में आया? तो वे आणविक यौगिक होते हैं जो क्रिस्टली रूप में तो स्थायी होते हैं किंतु विलेय अवस्था में अपने अवयवी घटकों में टूट जाते हैं। विलयन में यौगिक के घटक आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, पोटाश एलम को जल में विलय करने पर पोटेशियम, एल्यूमिनियम और SO4 आयन मिलते हैं तथा इन आयनों का गुणात्मक परीक्षण किया जा सकता है। तो ये द्विक लवण की डेफिनेशंस हो गई है। आगे बढ़े, चलिए, किलेट हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा है, ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं किसके, द्विक लवण के। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, प्रभावकारी परमाणु संख्या किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार। प्रभावकारी परमाणु संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पहले निकाल के दिखा देते हैं आपको प्रभावकारी परमाणु संख्या। यही ले लेता हूं एग्जाम्पल, FeCN6 ये संकुल आयन है। इसकी अपने को प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालनी है, EAN निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है।
कैसे निकालें? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होती है? केंद्रीय धातु परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं और ये इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है केंद्रीय धातु परमाणु को। सिंपल बात, इसके पास केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, यहाँ पर आयरन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है और इसको लिगेंड कितने दे रहा है, क्योंकि जो लिगेंड देगा इलेक्ट्रॉन वो इसी के ऑर्बिटल में रुकेंगे, जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा भैया वो इसी के ऑर्बिटल में रुकेंगे। तो इन दोनों का योग क्या कहलाता है? प्रभावी परमाणु संख्या कहलाता है, प्रभावी परमाणु संख्या कहलाता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे निकालेंगे? इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x प्लस साइनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1 और ये लिख दिया -4, तो x बराबर 6 - 4 मतलब +2 किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है भैया? आयरन की कितनी आ रही है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरी बात सुनना आराम से। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आयरन की आ रही है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? आयरन का जो परमाणु क्रमांक होता है 26, कितना होता है भैया? 26 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो 26 में से 2 कम कर लो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं कि 2+ लग गया, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गए मतलब उतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो Fe2+ के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 24 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 24। 26 में से 2 गए तो 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2। एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2। जो बंध बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है और एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये Cn, ये Cn, ये Cn, ये Cn, ये Cn और ये Cn, 2 इलेक्ट्रॉन सब दे रहे हैं किसको? आयरन को। और आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 24। तो 24 पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो 6 दूनी 12, 24 + 12 कितने हो गए? 36 हो गई इसकी प्रभावी परमाणु संख्या। कितनी हो गई भैया? 36 हो गई इसकी प्रभावी परमाणु संख्या। अब डेफिनेशन देखते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धात्विक आयन के पास में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धात्विक आयन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इसके पास 24। तथा उपसहसंयोजी आबंध बनने के फलस्वरूप धात्विक आयन द्वारा लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे Fe6 में आयरन की परमाणु संख्या 26 है। आयन बनने पर त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कितने? 2 हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 26 - 2 कितने हो गए? 24 तो हो गए आयरन के पास। लिगेंड कितने यहाँ पर? 6 दूनी 12, 24 + 12 कितने हो गए? 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? ऐसे ही एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ भाई साहब आपको। जैसे कि मेरे को बताना है NiCO4 में प्रभावकारी परमाणु संख्या बताना है। कैसे बताऊँ? निकिल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो निकिल के पास इलेक्ट्रॉन है भैया 28। इसके ऊपर कोई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? 0 आएगी। क्या आएगी? 0 आएगी, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। 28 कितने लिगेंड है? 4 लिगेंड है। कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 4 लिगेंड, इसको 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो 28 + 8 कितने हो गए? 28 + 8 जोड़ो भैया 36। इसकी प्रभावकारी परमाणु संख्या भी कितनी होगी? 36 होगी। सिंपल है एक प्रभावकारी परमाणु संख्या। मेरी बात आपको समझ में आई? अच्छे से लिखना, समझ के लिखना। आगे बढ़े। चलिए, प्रभावकारी परमाणु संख्या वाला क्वेश्चन हो गया। किलेट हो गया, एबिंडेंट लिगेंड हो गया, द्विक लवण हो गया। तो आज का जो ये लेक्चर कंप्लीट और आपकी 3 लेक्चर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जितना जल्दी शेयरिंग होगी, जितनी जल्दी डिमांड होगी, उतने जल्दी आपके पास वीडियो अवेलेबल होते रहेंगे। ओके, और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टालिए मत। जैसे आपके पास वीडियो आता है, नोट्स बनाइए, लिखिए, मेहनत करिए। और क्वेश्चन बैंक का जो ये एक सेट जो है आप निकाल के रखिए अपने पास, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन उससे कर लीजिए। और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनके पॉज करके, मतलब वीडियो को रोक के उसको लिखते जाइए साथ साथ में, और यही चीज़ आपको काम आएगी एग्ज़ाम में, जो भी नोट्स बनाओगे क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।